हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दिया जाने वाला प्रैक्टिस पेपर सेशन 2023 एंड 24 का सोशल साइंस का सैंपल पेपर कर रहे हैं। क्लास 8th है, मैक्सिमम मार्क्स 60 है और 2.5 घंटे का आपका इसका समय होने वाला है। मेरे चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर मिल जाएंगे। आप वहाँ से अच्छी से तैयारी कर सकते हैं और अपने अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ये पूरा पैटर्न दिया गया है किस किस तरह के आपके क्वेश्चन है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर। सभी सैंपल पेपर मिल जाएंगे। आज हम जो सैंपल पेपर कर रहे हैं वो सैंपल पेपर नंबर 2 कर रहे हैं। सैंपल पेपर 1 हम पहले ही कर चुके हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में सभी में कर चुके हैं। अब वहां से एक बारी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं इसके अंदर। तो अब हम देखते हैं सैंपल पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं तो 1 क्वेश्चन के 15 पार्ट हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप है और आसान पेपर है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 1, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी मीन्स। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का मीन क्या होता है? ऑल अडल्ट ऑफ सिटीजन कंट्री हैव टू राइट टू वोट, कि सभी जितने भी अडल्ट हैं कंट्रीज के अंदर वो क्या कर सकते हैं, उनको राइट है वोट करने का। तो ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखो रिलीजन्स के, एजुकेशन के और वोटिंग मेल एंड फीमेल या प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम वोट नहीं कर सकते हैं। वोट सिर्फ किसके अकॉर्डिंग किया जा सकता है? अडल्ट होने पर। ठीक है, तो ए आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हु इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन लोकसभा। कौन है लोकसभा का जो रूलिंग पार्टी है, उसके लीडर को हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। हाउ मेनी लेवल्स ऑफ कोर्ट आर इन देयर इंडिया। इंडिया में कितने लेवल हैं कोर्ट के? C3 आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, हरासिंग द वुमेन आज ब्रिंगिंग डोरी इज। डोरी मतलब दहेज के लिए अगर किसी फीमेल को परेशान किया जाता है तो वो एक क्रिमिनल लॉ है। ए आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, अंडर विच आर्टिकल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनटचेबिलिटी हैज बीन अबोलिश्ड। अनटचेबिलिटी कौन से आर्टिकल के अंदर आती है? तो आर्टिकल 17। सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, हु इज द नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ए आंसर इसका सही हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग क्या होती है? जब 2 अल्टरनेट रोज में क्या की जाती है, 2 क्रॉप्स लगाई जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रो इन अल्टरनेट रो एंड सोन इन डिफरेंट टाइम एंड प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन्स। तो ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे हम करते हैं 8th क्वेश्चन। क्या कहा गया है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या है? जब एक ही क्रॉप को लंबे लार्ज एरिया में लगाया जाता है कमर्शियली यूज के लिए तो उसे क्या कहा जाता है? प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो ए आंसर, इट इज ए कमर्शियल फार्मिंग वेयर सिंगल क्रॉप इज ग्रोन इन लार्ज नंबर। तो ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल वॉज एस्टेब्लिश इन मुंबई। मुंबई में फर्स्ट टेक्सटाइल मिल एस्टेब्लिश हुई थी, कौन से ईयर में हुई थी? तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा सी, 1854 में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, सिलिकॉन वैली इज लोकेटेड। सिलिकॉन वैली इज लोकेटेड इन बेंगलुरु। डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, हु वॉज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर्स। लास्ट पावरफुल जो मुगल रूलर था वो कौन था? तो औरंगजेब। सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा 11th क्वेश्चन में। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द लीडर ऑफ द 1857 रिवोल्ट। इसका लीडर कौन था? 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसका जो लीडर था वो कौन था? तो यहाँ पे हम देखते हैं 12th का आंसर ए हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। ए आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे 13 क्वेश्चन। 13 में क्या कहा गया? शांति निकेतन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय। शांति निकेतन को किसने एस्टेब्लिश किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद है 14th क्वेश्चन, बंगाल वाज पार्शियली इन ईयर। बंगाल को पार्टीशन कब किया गया था? बंगाल में पार्टीशन कब किया गया था? 1905 में। तो बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। 15 में है फ्रेडिज्म स्टैंड फॉर। फ्रेडिज्म किसके लिए स्टैंड करता है? तो देखिए, ओनली एक्सिस्ट ऑन मोर देन 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन कंट्री। जब एक कंट्री के अंदर एक से ज़्यादा लेवल गवर्नमेंट के होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? फ्रेडिज्म। तो ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, ज़्यादा मुश्किल नहीं थे, लेकिन आपको अच्छे से प्रिपरेशन करके जाने हो सकता है। देखो सैंपल पेपर का मतलब है कि एग्जैक्ट इस तरह का क्वेश्चन नहीं, लेकिन हाँ ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आने वाले हैं तो अच्छे से इसको करके जाना है। अब हम देखते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के हैं, 4 क्वेश्चंस आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहा गया, ब्रीफ डिस्क्राइब द आर्टिकल 15 इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 के आपको क्या करने हैं, उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए क्या आंसर होगा, आर्टिकल 15 प्रोवाइड दैट द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन
ग्राउंड ऑन एनी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस बर्थ। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द अदर ग्राउंड इज नॉट प्रोहिबिटेड। देखो क्या कहा गया है कि आर्टिकल 15 में क्या कहा गया है, स्टेट जो है, राज्य जो है वो किसी भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाएगा रिलीजन पे, रेस पे, कास्ट पे, सेक्स पे और प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। तो वो किसके अंदर है, आर्टिकल 15 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर इसमें और में दिया गया है, व्हाट इज द रोल ऑफ भीमराव अंबेडकर टू मेकिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो मेन काम किया था वो भीमराव अंबेडकर ने किया था। उसका प्रोफोमा बनाया था, उसमें कोई मिस्टेक थी उसको क्लियर करना, ये सारा काम किसी ने किया था। कोई प्रश्न अगर किसी ने क्वेश्चन कराया तो उसको सोल्व करना, कोई प्रॉब्लम है उसको सोल्व करना, ये सारा काम किसने किया था, भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। तो आइए देखते हैं इसका आंसर हम। तो आंसर देखिए क्या कहा गया, अंबेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी विच प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अंबेडकर जी क्या थे, मेन चेयरमैन थे जो कॉन्स्टिट्यूशन की कमेटी बनी थी उसके। डॉक्टर अंबेडकर हैंडल्ड द टास्क द प्रेजेंटेशन ऑफ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, उसका ड्राफ्ट बनाया, आंसरिंग द वेरियस क्वेश्चन राइज ऑन इट, इस पे जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनको आंसरिंग किया, मेकिंग नेसेसरी चेंज अकॉर्डिंग टू द सजेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जितने भी सजेशन दिए गए थे उसके अकॉर्डिंग क्या किया उन्होंने, चेंजेस किए। ये सारा काम किसने किया था, भीमराव अंबेडकर जी ने। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की आपको क्या करना है, फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करते हैं उसके बारे में आपको बताना है। देखो क्या है, the factor affecting the location of industries are availability of raw material, land, water, labor, power, capital, transport and market। तो इनके बिहाफ पर क्या किया जाता है, जो इंडस्ट्री है उसको क्या किया जाता है, उसकी मतलब उसको फैक्टर्स उसको इफेक्ट करते हैं कि उसका रॉ मटेरियल कैसा है, लैंड कैसी है, वाटर कैसा है, लेबर कैसा है, पावर कितना उसको चाहिए, लेबर कितना चाहिए, कैपिटल उसको कितना पैसा उस पर कितना खर्च होगा, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है उसका, मार्केट। इंडस्ट्री आर सिचुएटेड वेयर सम और ऑल दिस फैक्टर आर इजीली अवेलेबल। और क्या कह रहे हैं कि जो इंडस्ट्री मोस्टली वहीं पे सेटेबल सिचुएटेड की जाती है जहां पर क्या है सारे फैक्टर इजीली अवेलेबल हो, या कुछ मान लो एक आधा नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन बाकी सब होने चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट आंसर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इंडस्ट्रीज क्लासीफाई, इंडस्ट्रीज को कैसे क्लासीफाई किया जाता है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो देखो क्या कहा गया, इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कैसा यूज किया जा रहा है उस पर उनको क्लासिफाई किया जाता है। साइज कैसा है, स्मॉल इंडस्ट्री है, बिग इंडस्ट्री है, इस पर किया जाता है, या ओनरशिप के अकॉर्डिंग कि भाई निजी मतलब प्राइवेट है या हम ये कहें पब्लिक है, किस तरह की वो जो इंडस्ट्री है उसके बिहाफ पे, इन तीन बिहाफ पे इसको क्या किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, what did Mahatma Gandhi want to Indian language should be the medium of the teaching in school। what did महात्मा गांधी want to इंडियन लैंग्वेज, महात्मा गांधी क्यों चाहते थे कि इंडियन लैंग्वेज ही टीचिंग का जो लैंग्वेज होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो देखो क्या आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी स्ट्रॉन्गली फेल दैट इंडियन लैंग्वेज सोट टू बी इन मीडियम ऑफ टीचिंग। मीडियम ऑफ टीचिंग कैसा होना चाहिए, इंडियन लैंग्वेज ही होना चाहिए। महात्मा गांधी वांट टू एजुकेशन दैट कुड हेल्प इंडियन रिकवर देयर सेंस ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर देखो इंडियन लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो क्या होता है, अपनी अपनी भाषा के लिए, अपने देश के लिए क्या आता है, डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है। और महात्मा गांधी यही चाहते थे कि अपनी लैंग्वेज में क्या हो, जो भी टीचिंग मेथड है या टीचिंग सब्जेक्ट है वो अपनी ही लैंग्वेज में हो, जिससे कि क्या हो, अपने देश के लिए क्या बढ़े, देश प्रेम और देश की रिस्पेक्ट की भावना बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहा गया, हाउ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट गेन मोमेंटम थ्रू द 1921 टू 22। जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था किस तरह से गेन हुआ 21 एंड 22 में। तो इस समय क्या हुआ था, जैसे ये मूवमेंट आया ना उस समय क्या हुआ, छोटे से लेके बड़ों ने सभी ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, जो भी जॉब्स थी सबने जॉब छोड़ दी, जो गवर्नमेंट जॉब थी सबने छोड़ दी, जिस भी पोस्ट पे थे वहां जाना छोड़ दिया, कोर्ट जाना छोड़ दिया। इस तरह से हर एक चीज का क्या कर दिया उन्होंने, मतलब उन्होंने उनको यूज करना छोड़ दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, इस एज में या इस एज की बात कहूं या इस एरा में 21 टू 22 जो नॉन कॉर्पोरेशन था वो बहुत गेन किया। तो आंसर देखेंगे हम, द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वाज बी नॉन वायलेंट। एक तो नॉन वायलेंट था, टू कंसिस्ट टू इंडियन रिजिंग देयर टाइट्स, बायकॉटिंग गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट, कोर्ट, गवर्नमेंट सर्विसेज, फॉरेन गुड्स, इलेक्शंस एंड इवेंचुअली रिफ्यूजिंग देयर पे टैक्सेस। ये सारे काम क्या कर गए थे, बंद कर दिए थे। इसमें जाके तब क्या हुआ था, बहुत ज्यादा उछाल आया था या बहुत ज्यादा क्या था, गेन किया था इस रिवोल्ट ने। देखो क्या कहा गया, बायकॉटिंग गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट, कोर्ट, गवर्नमेंट सर्विसेज, फॉरेन गुड्स, इलेक्शंस एंड इवेंचुअली रिफ्यूज द पे टैक्सेस। जो टैक्स करना था पे वो भी बंद कर दिया था।
अभी तक जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स के थे, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन है। तो देखो क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 6 में 3 मार्क्स का है। सेक्शन सी, व्हाट इज द रोल ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट इन इंडिया, व्हाट इज द रोल ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया। आंसर देखो, द पार्लियामेंट प्ले अ क्रूशियल रोल इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ इंडिया, बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। इट्स मेन फंक्शन दैन इंक्लूडिंग मेकिंग लॉज बनाने में, रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ पीपल, रिप्रेजेंट करने के लिए, ओवरसीइंग द गवर्नमेंट्स एक्शंस एंड डिस्कसिंग इंपॉर्टेंट नेशनल इशू पे डिस्कशन करने के लिए, गवर्नमेंट के काम को देखने के लिए, लोगों को मतलब इलेक्शंस किए जाते हैं जिससे रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं। इसके अलावा मेकिंग लॉ बनाने का, ये सारा काम कहाँ पे होता है, पार्लियामेंट के अंदर होता है। तो ये देखो, ये इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द कोएलिगेशन गवर्नमेंट। कोएलिगेशन गवर्नमेंट क्या होती है, जब एक रूलिंग पार्टी होती है जो जीत जाती है, उसके बाद की जो पार्टीज होती है वो आपस में मिलकर किसी भी काम को करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कोएलिगेशन गवर्नमेंट कहते हैं। गाइज आप मेरे इंस्टाग्राम के पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत शॉर्ट में आंसर्स मिल जाएंगे, या आपको बहुत शॉर्ट में आंसर्स मिल जाएंगे, पीडीएफ है उसकी फोटोज मिल जाएंगी, जिससे कि आपके आंसर्स करना आसान हो जाएगा। पेज का नाम है स्मार्ट स्टडी 10, आप फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं उसको, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलर या कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है बहुत जल्दी आपके पास में पहुंच जाएगी। तो देखो यहाँ पे उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी, अभी चैनल का पेज का जो नेम है वो आपको बता दूंगी। तो आप ज़रूर उसको लाइक एंड फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि इन्फॉर्मेशन, जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन आती है आप तक पहुँच सके। तो अब देखो क्या है कोएलिगेशन, इसका आंसर देखते हैं। तो आंसर देखिए क्या कहा गया है, कोएलिगेशन गवर्नमेंट इज वन ऑफ विच सर्वल पॉलिटिकल पार्टीज कोऑपरेट टू रन अ कंट्री, रीजन, स्टेट एंड प्रोवाइड एंड प्रोविजंस। देखो क्या कहा जा रहा है कि ऐसी गवर्नमेंट जिसमें क्या है, सर्वल पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, कोऑपरेट करती है टू रन अ कंट्री, या तो एक कंट्री को चलाने के लिए, रीजन को, स्टेट को चलाने के लिए। एग्जाम्पल द कोएलिगेशन गवर्नमेंट आर द जनता दल हो गया, नेशनल फ्रंट हो गया, यूनाइटेड फ्रंट हो गया, एनडीए या यूपीए, कोई भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप अगर इंस्टाग्राम के पेज को स्मार्ट स्टडी 10 या स्मार्ट स्टडी 10 के नाम से जब आप इस तरह से लिखेंगे, SMART_TSTUDY 10, जब आप इस तरह से लिखेंगे तो आपको मेरा फेसबुक का पेज नजर आ जाएगा। अभी नया ही पेज बनाया इसलिए कुछ ज़्यादा उसके अंदर कुछ किया नहीं गया, एक सिंपल सा पेज दिखेगा आपको, तो आप उसको ज़रूर फॉलो लाइक करेंगे तो मैं उस पर थोड़ा और इंटरेस्टिंग जैसे कि पेज बना दूंगी, जिससे कि आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि हाँ ये मेरा ही पेज है। हर एक इन्फॉर्मेशन और हर एक जो क्वेश्चन पेपर है आपको बहुत जल्दी वहाँ पर मिल जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्या कहा गया है, इंग्लिश एजुकेशन हैज इंसेल्ड इन इंडियंस, वाई डिड महात्मा गांधी सेज दिस। देखो क्या कहा कि इंग्लिश एजुकेशन ने इंग्लिश एजुकेशन ने क्या किया, एक पाप किया है इंडियंस के लिए, बुरा किया है, क्यों, ये महात्मा गांधी ने ऐसा क्यों कहा है। देखो क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर कि जो इंग्लिश एजुकेशन है क्या होता जा रहा है, इंडिया का सिस्टम हम भूल गए हैं। हम जैसे गुरुकुल में स्टूडेंट्स जाया करते थे, वहाँ पढ़ा करते थे, टीचर्स का कितना मान किया करते थे, वो सब चीज़ें धीरे धीरे भूल के हम वेस्टर्न जो पैटर्न है उसको अपना रहे हैं। तो गांधी जी ने कहा है ये एक तरीके का पाप है, ये बुरा काम है हम जो कर रहे हैं, ऐसा महात्मा गांधी जी ने कहा था। तो उसी के बारे में हमें बताना है। तो देखो आंसर क्या है, इन द माइंड ऑफ इंडियन कॉलोनीज एजुकेशन क्रिएट अ सेंस ऑफ inferiority of, as the Mahatma Gandhi says. Gandhi said Western education destroy the pride of the Indian head on their own culture and create a sense of superior feeling about the Western culture civilization। देखो क्या कहा है, जो इंग्लिश पैटर्न है या हम कहें इंग्लिश एजुकेशन है, उसने क्या किया है, इंडियंस की जो प्राइड है, इंडियंस जो चाहते हैं प्राइड करना अपनी लैंग्वेज पे, उसको भूलते जा रहे हैं, अपने मेथड पे जो पुराना तरीका था पढ़ाने का उसको भूलते जा रहे हैं, और जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उसको सुपीरियर करते जा रहे हैं। महात्मा गांधी सेड द कॉलोनियल एजुकेशन cast as the evil spell on Indian and insulted Indians. It was sinful and the said there was a poison of the education। और ये एक तरीके का पॉइजन है। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा गया कि नया तरीका जो हम अपनाते जा रहे हैं, हम अपने पुरानी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। हमें हमारी पुरानी संस्कृति के बारे में कम पता है। अगर आप देखेंगे आगे की क्लासेस में जाएंगे तो बाहर की कंट्रीज में कैसे हिस्ट्री थी उसकी, कैसे कैसे वहाँ पे हुआ, वो पढ़ाया जा रहा है, बल्कि इंडिया के बारे में कम पढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द थॉट ऑफ द रविंद्रनाथ टैगोर ऑन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में रविंद्रनाथ टैगोर जी के क्या विचार थे।
देखिए क्या आपका आंसर होगा। ही फेल्ट दैट स्टूडेंट मस्ट ट्राई टू डेवलप एवरी एक्सेप्ट ऑफ देयर पर्सनैलिटी पावर एंड एबिलिटी दैट हैव बीन गिवन बाय नेचर। देखो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हर एक स्टूडेंट के पास में अलग अलग एबिलिटी होती है, पावर होता है, पर्सनैलिटी होती है, तो उसको आइडेंटिफाई करो, उसको पहचानो और उस पर काम करो। टैगोर रियलाइज दैट एजुकेशन इज नॉट मोरली पासिंग द एग्जामिनेशन एंड एक्वायरिंग डिग्री। मतलब एग्जामिनेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एग्जाम दिया, पास हो गए, आपको डिग्री मिल गई, नहीं, बट द प्रोग्रेस शुड बी अर्न लिविंग बाय द परसिंग सम प्रोफेशनल। मतलब आपकी जो एबिलिटी है उस पर आप काम करो और अच्छी अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको अच्छे से आप जी सको और अर्न कर सको अपनी लाइफ में, अपने परिवार के लिए अर्न कर सको। तो ये चीज़ उन्होंने कही थी कि जो आपकी स्किल है, जो पर्सनैलिटी है, पावर है, एबिलिटी है, उस पर जोर दिया जाए, ना कि सिर्फ एग्जाम पर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेक्शन डी है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द रोल ऑफ एनी फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन चेंजेस। आपको मेरे चैनल पर सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर मिल जाएंगे, आप वहां से अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में सारे सैंपल पेपर बनाए गए हैं, आप अच्छे से तैयारी करके अपने अच्छे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छे से लाइक कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सके। शेयर कीजिए जिससे कि हर अपने आपके फ्रेंड्स को भी इससे हेल्प मिल सके। और अच्छे मतलब ये चाहती हूँ कि सब बच्चों की इससे हेल्प हो सके। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसमें आपको क्या बताना है, डिस्कस द रोल ऑफ द एनी फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन चेंजेस। अगर यहाँ पे हम हिंदी मीडियम में देखेंगे तो यहाँ पे हिंदी मीडियम के अंदर ये क्वेश्चन अलग है, क्वेश्चन नंबर 8 वहाँ पर अलग है और यहाँ पर अलग है। तो वो हिंदी मीडियम वाला क्वेश्चन भी रीड करके जाइएगा, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर भी अच्छा क्वेश्चन है, उसके अंदर अभी मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा क्वेश्चन है, बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वहाँ पे। और यहाँ पे दोनों में चेंजेस है इसी क्वेश्चन में। बाकी सारा सैम्पल पेपर सेम है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 वहाँ पे थोड़ा अलग है, यहाँ पे थोड़ा अलग है। तो आइए हम यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग पॉपुलेशन चेंजेस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखो आंसर क्या है, एक सेकेंड, देखो क्या कहा गया। 3 फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन ग्रोथ आर बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन। 3 फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, पॉपुलेशन की ग्रोथ को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। तो कौन से हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन। सबट्रैकिंग द डेथ रेट फ्रॉम द बर्थ रेट कैलकुलेट द नेचुरल पॉपुलेशन चेंजेस। हम क्या कर सकते हैं, डेथ रेट में से अगर हम क्या कर बर्थ रेट में से डेथ रेट को माइनस कर देते हैं तो हम पॉपुलेशन की कैलकुलेशन को चेंज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। एंड सबट्रैकिंग द नंबर ऑफ द इमाइग्रेशन फ्रॉम द नंबर ऑफ द इमाइग्रेशन कैलकुलेट द माइग्रेशन। और माइग्रेशन को कैसे, कोई आया है इमाइग्रेशन, कोई गया है इमाइग्रेशन में से माइनस कर दे तो हम माइग्रेशन को भी चेक कर सकते हैं। माइग्रेशन इज डोमिनेटिंग फैक्टर ऑफ द पॉपुलेशन चेंज सिंस इट इज मूवमेंट द पीपल अक्रॉस द रीजन एंड इट चेंज द डेमोग्राफिक ऑफ द बोथ रीजन अराइवल एंड डिपार्चर। देखो जनरल सा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इजी वे में बताती हूँ आपको, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। इजी वे में क्या करना है कि 3 फैक्टर कौन से हैं। फर्स्ट है बर्थ रेट, ठीक है, जितने भी नए लोगों का जन्म हुआ है वो क्या करेगा, पॉपुलेशन को चेंज करेगा, बढ़ाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है डेथ रेट, अब क्या है, जितने भी लोगों की डेथ हुई है वो क्या करेगी, एक पॉपुलेशन को कम करेगी। उसके बाद माइग्रेशन, माइग्रेशन में आएगा ई माइग्रेशन, माइग्रेशन में 2 आएंगे, ई माइग्रेशन और इमाइग्रेशन। इमिग्रेशन में क्या होगा, इमिग्रेट्स में क्या होगा कि कोई एंटर किया है तो हमें इमिग्रेट कहेंगे, और ई माइग्रेट के अंदर कोई बाहर चला गया है तो उसे हम क्या कहेंगे, माइग्रेट। तो इन सब फैक्टर से क्या होगी, एक पॉपुलेशन चेंज आएगा, एक पॉपुलेशन में चेंज होगा, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा जो हिंदी मीडियम में क्वेश्चन दिया गया वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी जरूर करके जाइएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया, हाउ PIL प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंश्योरिंग द जस्टिस फॉर ऑल। देखो क्या हो जाएगा इसके अंदर, हम देखते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस क्रिएट अ न्यू रिजाइम ऑफ ह्यूमन राइट बाय इंक्रीजिंग द मीनिंग ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ लाइफ। तो क्या करते हैं, जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होती है फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए है, इक्वालिटी को बचाने के लिए, पर्सनल लिबर्टी को, एंड मैनी मोर्स। दिस इज मेथड टू राइट द डिग्निटी, फ्री लीगल एड्स, अ क्विक ट्रायल, एजुकेशन एंड सो ऑन अपीयरेंस इन ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स के जितने भी हम कहें ह्यूमन के जितने भी राइट्स है ना, उनको बचाने के लिए क्या किया जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का यूज किया जाता है। ये क्रिएट इसीलिए क्रिएट की गई है। तो बहुत ही आसान है आंसर, कि जब भी कोई ह्यूमन को अगर किसी उसके राइट्स को किसी तरह से उसका दोहन किया जा रहा है, उसको किसी तरह से वायलेट किया जा रहा है, तब वो क्या कर सकता है, PIL क्या कर सकता है, उसकी अपील कर सकता है और फिर कोर्ट में केस जाता है। तो वहां पे पहले कोर्ट जज जो है वो चेक करता है कि हाँ इस पे केस मतलब बन सकता है या नहीं बन सकता। अगर वो एक्चुअल में होती है तो उस पर जो केस बनता है, उसके बाद उस पर पूरा जैसे भी वो चलना होता है, पूरा वो प्रोसीजर चलता है। तो फर्स्ट अपील जो की जाती है वो PIL के थ्रू की जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी इन इंडिया। इंडिया में जुडिशरी का क्या रोल है उसके बारे में बताना है। तो देखते हैं आंसर।
देखिए क्या कहा गया, द प्रिंसिपल रोल ऑफ द जुडिशरी ऑफ टू प्रोटेक्ट रूल ऑफ लॉज एंड इंश्योर सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। क्या कहा जा रहा है, रूल्स को प्रोटेक्ट किया जाए और सुप्रीम रखा जाए, मतलब लॉ को सबसे ऊपर रखा जाए। इट safeguard right to the individual, settle dispute to occurrence and with the laws and ensure that democracy does not give any way to individual or group of dictatorship। मतलब कि किसी भी आदमी या किसी पर्सनल इंडिविजुअल को या किसी ग्रुप को क्या नहीं दिया जाए, सुप्रीम डिक्टेटरशिप नहीं दी जाए कि मतलब वो जो कहेंगे वही चलेगा। जब जुडिशरी इज द ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट दैट इंटरप्ट ऑफ लॉ सेटल डिस्प्यूट। वो क्या किया जाता है, ऐसी ब्रांच है जो क्या करती है, इंटरप्ट ऑफ, मतलब किसी के अंदर दिक्कत है तो उसको, किसी की प्रॉब्लम्स है कुछ, उसको सॉल्व करेंगे लॉज के थ्रू। सेटल डिस्प्यूट, अगर किसी के बीच में मतभेद है तो उनको सेटल्स करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस फॉर ऑल सिटीजन। द जुडिशरी इज कंसीडर द वॉच डॉग ऑन द डेमोक्रेसी एंड ऑल्सो गार्जियन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक गार्जियन है हमारा क्या, जुडिशरी। हमारे क्वेश्चन नंबर 9 हो चुके हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे सेक्शन ई दिया गया है, जिसके अंदर क्या है, यहाँ पे सेक्शन ई में पैसेज दिया गया है, उसे रीड करना है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आगे देखो क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 1 मार्क्स के, इसके अंदर टोटल 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है, 1 एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो आज रीड करते हैं, फिर इसके बाद में इनको सोल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि पैराग्राफ में से आंसर्स को सोल्व करें ताकि आपको भी ईजी हो जाए एग्जाम में, क्योंकि इनको लर्न नहीं करना, यहाँ से समझना है और सोल्व करना है। देखो क्या है, रोजा पार्क वॉज द अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन ट्राई टू अ लॉन्ग डे, tired from a long day work, she refused to give up her seat on a bus and a white man in 1 December 1955. Her refusal that day started the whose allegations against the unequal way in the which the African Americans were treated, and it would come to the known as the civil right movement. The Civil Rights Act as 1964 prohibited discrimination on the basis of race, religion, national rights also. He also stated that all schools would be open for African and American children, and they would be no longer have to attend separate schools specially set up for them. However, despite this, the majority of African and American continue to be among the poorest in the city. Most African American children can only afford to attend government schools that have fewer facilities and poor qualification teachers as compared to the, while the student who either go to private school or live in area where the government school are the highly rated as private school। तो देखो क्या कहा गया, एक स्टोरी से इसको फटाफट समझा देती हूँ। यहाँ पर रोज़ा की स्टोरी है, जो इसने क्या कहा था, एक दिन वो बहुत थकी हुई थी, उसने जब वो जा रही थी बस में या जा रही थी तो उसने क्या कहा, एक जो गोरा या हम कहें जो अमेरिकन मैन था, उसने सीट मांगी, उसने नहीं दी क्योंकि वो बहुत थकी हुई थी। तो उसने एक एक्ट, मतलब एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया था, सिविल राइट मूवमेंट कहा, जिन्होंने, जिसे भेदभाव कहते हैं ना, गोरे और काले का भेदभाव, तो ये यहाँ पे सिविल राइट मूवमेंट आ गया था, मूवमेंट हुआ था। इस पर 1964 में एक एक्ट लगा जिसके अंदर किसी भी कारण से आप क्या नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। उसके बाद में कहा कि जो अफ्रीकन और अमेरिकन जो चिल्ड्रंस हैं उनके बीच में भी क्या कहा जाता, बहुत भेदभाव किया जाता था, मतलब कि उनको अच्छे स्कूल्स में भेजा जाता, गवर्नमेंट स्कूल में उनमें ऐसे जहाँ कम फैसिलिटी हो वहाँ पर भेजा जाता था, जबकि जो अमेरिकन के बच्चे थे उनको एक अच्छे स्कूल में भेजा जाता था। तो ये वाली बात है। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हु वॉज द रोजा पार्क। तो देखो यहाँ से आंसर आ जाएगा रोजा पार्क का, ये देखो हम यहाँ से लिख सकते हैं, बहुत ही आसान सा है। देखो यहाँ से लिखेंगे, रोजा पार्क वॉज द अफ्रीकन एंड अमेरिकन वुमेन ट्राई टू अ लॉन्ग डे फ्रॉम द रिफ्यूज टू गिव ए सीट ऑन द बेसिस ऑन द वन। यहाँ तो पूरा लिख देते हैं कि यहाँ तक एक दिन उसने क्या कर दिया था, बताओ ना क्या रीजन है कि एक दिन उसने क्या किया था, एक टायर्ड थी वो और उसने सीट देने से मना कर दिया। तो ये हो जाएगा फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, What does the Civil Right Act in 1604 does? क्या कहता है सिविल राइट एक्ट जो है, यहाँ से सेकंड का आंसर हो जाएगा। द सिविल राइट एक्ट 1604 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, नेशनल ओरिजिन। यहाँ से हो जाएगा सेकंड का आंसर। अब थर्ड में देखो क्या कहा गया, वाई डिड मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन स्टडी इन गवर्नमेंट स्कूल, बताइए। तो यहाँ पे देखो यहाँ से आ जाएगा, ये देखो ये रहा, मोस्ट इंडियन एंड एक सेकंड, थर्ड क्वेश्चन का, मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन कैन ओनली अफोर्ड टू द अटेंड गवर्नमेंट स्कूल, दे हैव फ्यूअर फैसिलिटी एंड पुअर क्वालिफिकेशन एज कम्पेयर टू द, यहाँ से देखो इसका हम यहाँ से लिखेंगे, देखो ये देखो यहाँ से करो थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अ मेजोरिटी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन कंटिन्यू टू बी अमंग द पुअरेस्ट इन द सिटी। वो गरीब है ना, इसीलिए तो मोस्ट अफ्रीकन चिल्ड्रंस कैन ओनली अफोर्ड द अटेंड स्टूडेंट स्कूल दैट हैव फ्यूअर फैसिलिटी एंड पुअर क्वालिफिकेशन टीचर्स। यहाँ से थर्ड, यहाँ से यहाँ तक करेंगे,
ठीक है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। उसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट 11th क्वेश्चन। यहाँ पे भी एक पैराग्राफ दिया गया जिसे हमें क्या करना है, सोल्व करना है। लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, प्राइवेट लैंड एंड द कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय द इंडिविजुअल, वेयर द कम्युनिटी लैंड्स आर ओन्ड बाय द कम्युनिटी फॉर द कॉमन यूज लाइक collection of fruit, nuts, medicine, herbs. The community's land are also called the common property resources. People and their demands over the growing, but the availability of the land is limited. The quality of the land and also differ from the place to place. People started the encroaching of the common lands to build up the commercial area, housing complex and urban area, and the expand the agricultural land in rural areas. Today the vast change in the land use pattern also reflect the cultural change in our society. Land degradation, landslide, soil erosion, desertification, and the major threat of the environment because the expansion of agriculture construction activities. अब देखो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, हाउ लैंड इज क्लासिफाइड इन इंडिया। किस तरह से लैंड को क्लासिफाइड किया जाता है। देखो फर्स्ट लाइन में लिखा गया है द लैंड क्लासिफाइड इन द टू ओनरशिप, किस बेसिस पे किया जाता है, प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। तो फर्स्ट का आंसर यहाँ से आ जाएगा, ओनरशिप पे किया जाता है प्राइवेट एंड कम्युनिटी लैंड। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, हाउ कम्युनिटी लैंड इज ऑनर्ड बाय द पीपल। हाउ कम्युनिटी लैंड इज ऑनर्ड बाय द पीपल। तो देखो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा, हम यहाँ से देखते हैं। देखो ये रहा, एक सेकेंड, ये देखो यहाँ से community land is honored by the community for common use like collection of food, fruit, nuts and medicinal herb। ये हो जाएगा हमारा सेकंड का आंसर। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है, व्हाट आर द इल इफेक्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। क्या इल इफेक्ट है इसके। तो देखो यहाँ से थर्ड का आंसर आ जाएगा, लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन, ये यहाँ से आ जाएगा, आर द मेन इल इफेक्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ इल एक्टिविटीज। या पूरी लाइन लिखना चाहो तो पूरी लाइन भी लिख सकते हो। तो थर्ड का आंसर यहाँ से हो जाएगा। अब हम देखते हैं 12, रीड द पैसेज। वापस से पैसेज है, उसे रीड करना है। क्या है, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल कंप्राइज the natural environment. You are familiar with the meaning of the lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biospheres from your previous classes. Let's learn some fact that about these domains. Lithosphere is solid crust, that hard top of the layer of the earth made of the rocks, minerals and covered by the thin layer of soil. It is irregular shape. ये देखो समझाने की जरूरत नहीं, बहुत ही आसान है। Various landforms such as the mountains, plains, plateaus, valleys, landform are found in the over the continent, also the ocean's floor. Lithosphere is the domain is provide forest, grassland and grazing land for the agriculture and human settlement. It is also a source of mineral wealth. The domain of water refer as the hydrosphere. It is compare various source of water, different type of water bodies like rivers, lakes, sea, ocean. It is essential for all living organism. Question आसान है बहुत ही। What is natural environment? तो देखो फर्स्ट लाइन में दिया गया है, यहाँ पे हम देखते हैं लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल कंप्राइज एंड कॉल्ड इज द नेचुरल एनवायरनमेंट। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। उसके बाद सेकंड में क्या कहा गया है, देखो सेकंड में क्या कहा गया है, व्हाट इज लिथोस्फेयर। तो देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से इसका आंसर दिया गया है, उसको हम सॉल्व करते हैं। ये देखो ये रहा, यहाँ से देखो सेकंड का आंसर, लिथोस्फेयर इज अ सॉलिड क्रस्ट हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। इट मेड अप रॉक एंड मिनरल्स कवर द थिन लेयर ऑफ द सॉइल। इट इज इरेगुलर शेप इन वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन, वैली एंड लैंडफॉर्म आर फॉर्म ओवर continent, also ocean floors. Lithosphere is domain to provide forest, grassland and grazing land. आगे चाहे बड़ा भी लिख सकते हो, लेकिन अगर यहाँ तक भी लिख दोगे तब भी नंबर मिल जाएंगे। ये हो जाएगा सेकंड का आंसर। तो देखो लिखना ही है ना, देख कर तो थोड़ा ज़्यादा भी लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज हाइड्रोस्फेयर। तो देखो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से हाइड्रोस्फेयर लिखेंगे। आंसर नंबर 3, द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर एज द हाइड्रोस्फेयर। इट इज कंप्राइज सोर्स ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर, लेक, सी, ओशन एक्सेट्रा। तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखो क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 13 में, अंडर द पेशवा द मराठा डेवलप अ वेरी सक्सेसफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। देयर सक्सेस ले एंड द बाय पासिंग द फोर्टिफाइड एरियाज इन मुगल, बाय रेडिंग इन द सिटीजन, एंगेजिंग मुगल armies in army where the supply lines and reinforcement could be the easily disturbed. Between 1720 to 1761 the Maratha Empire expanded and gradually chipped away the authorities of the Mughal Empire. Malwa and Gujarat are the seized from the Mughal by the 1720. By the 730 the Marathas king was recognized in the overloaded in the entire Deccan Peninsula. He is possessed the right to have part and Sara Deshmukhi is the
एंटायर रीजन। थोड़ा सा जल्दी जल्दी रीड किया है मैंने क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। आइए देखते हैं इनके आंसर्स क्या है। अंडर हुम द मराठा डेवलप अ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो फर्स्ट में आंसर दिया है अंडर पेशवा। अंडर द, ये देखो यहाँ से फर्स्ट लाइन आंसर है, अंडर द पेशवा द मराठा डेवलप ए वेरी सक्सेसफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ से हो जाएगा। सेकंड का देखते हैं, विच स्टेट वर सीज्ड बाय द मराठा इन 720। तो देखो यहाँ पे लिखा गया है कौन सी स्टेट को सीज किया गया था। यहाँ पे लिखा गया मालवा एंड द गुजरात वर सीज फ्रॉम द मुगल्स बाय 170-20। तो ये हो जाएगा सेकंड का, मालवा एंड द गुजरात। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मराठास विल सक्सेसफुल गेटिंग द एरिया फ्रॉम द मुगल्स। तो देखो यहाँ पे इसका आंसर लिखा गया है यहाँ से, ये देखो यहाँ से थर्ड क्वेश्चन का, दिस सक्सेस ले इन द बाईपासिंग फोर्टिंग एरियाज इन मुगल्स बाय रेजिंग सिटीज एंड एंगेजिंग मुगल आर्मीज इन एरिया वेयर द सप्लाई ऑफ लाइन एंड एनफोर्समेंट कुड बी इजिली डिस्ट्रक्ट। यहाँ से थर्ड का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। तो अब मुझे लगता है सारे हमारे क्वेश्चन हो गए। अब हमारा यहाँ पे मैप है जिसे हमें क्या करना है, सोल्व करना है। तो आइए मैप में करते हैं। यहाँ पे देखो फर्स्ट में क्या दिया है, ए अलीगढ़, बी बरेली, सी कानपुर, डी बनारस, और इसके अलावा अच्छा यहाँ पे बरेली, कानपुर। कानपुर देखो दो जगह आ गया, कानपुर, ई में कानपुर और झांसी। तो यहाँ पे आप इसमें भी आप क्या करेंगे, हिंदी का जो मैप है वो क्वेश्चन करने की सोल्व कोशिश करेंगे, क्योंकि आप लोगों का ये जो मैप है और इंग्लिश का जो मैप है दोनों ही सेम है, बट थोड़ा सा सीक्वेंस अलग दे दिया गया है। जैसे कि वहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे बनारस फर्स्ट पर है, बरेली सेकंड पर है, कानपुर थर्ड पर है, फोर्थ पर दिल्ली है, फिफ्थ पर अलीगढ़ है और सिक्स्थ पर वहाँ पर झांसी है। तो ये वहाँ पर जो सीक्वेंस है वही सीक्वेंस है और उसी के अकॉर्डिंग मैप बनाया है मैंने। तो आपको दिखा देती हूँ वो यही मैप जो, हाँ, जो आपको करना है, ठीक है। यहाँ से ये सीक्वेंस अलग है और वो सीक्वेंस अलग है। तो आप ये देख सकते हैं, बस सीक्वेंस का ध्यान रखिएगा, वहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। मैं फिर भी एक बार बता देती हूँ। जैसे कि फर्स्ट ए वहाँ पे था बनारस, बी अगर ए था बरेली, बी था बनारस, ठीक है। उसके बाद में सी वहाँ पे था कानपुर, ठीक है। उसके बाद डी पे दिल्ली था फोर्थ पे, और ई पे वहाँ पर था अलीगढ़, ई पर क्या था, अलीगढ़, ठीक है, अलीगढ़ था। और एफ पर वहाँ पे था झांसी। ये सीक्वेंस था, तो वही मैप यहाँ पे दिया है मैंने। यहाँ पे सीक्वेंस थोड़ा अलग है, कानपुर भी 2 बार में है, तो आप एक बार जरूर ये वाला मैप करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत चांसेस है इसके आने के। तो एक बार फिर बता देती हूँ। और पूरा जो हिंदी मीडियम का देख लीजिएगा या फिर जो सैम्पल पेपर 1 है वो जरूर देख के जाइएगा, उसके अंदर वही सीक्वेंस है और वही उसके अंदर यहाँ पे जगह दिया गया है। ध्यान रखिएगा, हिंदी मीडियम वाला या सैम्पल पेपर 1 का दिया गया है यहाँ पर, तो उसको सोल्व करके जाएगा, क्योंकि वो सीक्वेंस और दोनों में के सीक्वेंस में अलग आंसर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर्स भी जब हम पहले वाले जो उसमें कर चुके थे, लेकिन एक बार इसके अंदर फिर भी हम बता देते हैं कि कहाँ पर क्या क्या आंसर है इसके। तो देखते हैं इनके आंसर एक बारी। वहाँ पे मैंने अच्छे से आपको आंसर बताए, यहाँ पे फटाफट आंसर बता देती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। नेम द नेम प्लेस वेयर द मुगल पांडे वाज हैंग्ड इन द असॉर्टिंग द ऑफिसर। कहाँ पे हैंग किया गया था, बैरकपुर में। सेकंड क्वेश्चन, नेम द प्लेस वेयर द नाना साहब इज हेल्ड रिवोल्ट इन 1857। इसमें हो जाएगा कानपुर। थर्ड में देखते हैं, नेम द प्लेस वेयर द मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर लेड इन द रिवोल्ट 1857। तो इसमें हो जाएगा दिल्ली। डी में देखिए, नेम द प्लेस वेयर रानी लक्ष्मीबाई लेड टू द रिवोल्ट 1857। झांसी हो जाएगा इसके अंदर। ई में देखिए, नेम द प्लेस वेयर कुंवर सिंह जी लेड द रिवोल्ट इन 1850। तो इसमें हो जाएगा पटना हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन एफ में देखिए क्या हो जाएगा, द नेम ऑफ द प्लेस वेयर रानी अवंतीबाई लोधी लेड टू द रिवोल्ट 1857। तो इसमें रामगढ़ हो जाएगा। ये सारे सैम्पल पेपर 1 में मैंने आपको अच्छे से लिखवा दिए हैं, इनके आंसर आप वहां से कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्यों है, क्योंकि 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपके लिए आ सकते हैं। और यहाँ पे देखो ये जो मैप है हम कर चुके हैं, इसके अंदर आप अच्छे से मैप करके जाइएगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल पर। अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा और अच्छे नंबर लाइएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू गाइज।